नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग जिस प्रकार लगातार अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे थे, अपनी ज़रूरत बता रहे थे, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी भूगोल के दोस्त हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जो भी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं फिर अपनी क्लास को। इतने आप सभी लोग जो है शेयर कर देंगे इस क्लास को, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग शेयर करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिए, शेयर कर दीजिए बस क्लास को। पाँच लोग के पास एक लोग जो है शेयर करेगा। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। इसका जवाब हो जाएगा बुशमैन जो है बोत्सवाना। बिल्कुल सही है, सुमेलित है, ये एक सुमेलित है, बुशमैन बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं? बताना है आपको, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं? कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं? तो इसका जवाब होगा सभी का 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के धार्मिक समुदायों में सबसे अधिक आबादी किस समुदाय की है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक समुदायों में सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो सबसे अधिक आबादी किसकी है? हिंदू की। किसकी है? इंडिया के अंदर हिंदू की। अगला क्वेश्चन है, सीमांत श्रमिक वर्ष में कितने दिन काम करता है? बताइएगा, सीमांत श्रमिक वर्ष में कितने दिन काम करता है? तो कितने दिन काम करता है ये आप बताइए। इसका जवाब होगा 183 दिनों से कम। सीमांत श्रमिक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है? तो कृषि मजदूरों की संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पर अधिक है? कृषि मजदूरों की संख्या तो दिल्ली में और झारखंड में दोस्तों कृषि मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है, अधिक है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? तो वह है आवास। आवास एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 में। कब? 1970 में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? कौन सा तथ्य नहीं है? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा? जल्दी से बताइए, बताइए कौन सा तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो तथ्य कौन सा नहीं है? तो ये वाला तथ्य नहीं है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये क्या है? एक तथ्य नहीं है। जबकि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 8 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए? बताइएगा, 2001 की जनगणना में रिपोर्ट में जो है विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए? तो कितने प्रकार बताए गए विकलांगता के? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार। कितने? 5 टाइप्स की होती है विकलांगता। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीयकरण कहते हैं। ये किसका कथन है? ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीयकरण कहते हैं। ये किसका कथन है? किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है E.F. वर्गेस का। किसका? E.F. वर्गेस का कथन है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो कौन सी है? कृषि व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? कृषि व्यवसाय। कौन सा? कृषि व्यवसाय। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए,
निम्नलिखित में से किस राज्य में ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में हुंडियाँ प्राप्त की? निम्न में से किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में हुंडियाँ प्राप्त की? तो इसका जवाब होगा पंजाब ने। क्या हो जाएगा? पंजाब। निम्न में से क्या प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारण नहीं है? निम्न में से क्या प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है? तो वह होगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या होगा? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। निम्न में से क्या प्रवास का एक अपकर्ष कारक है? बताइए, निम्न में से क्या प्रवास का एक अपकर्ष कारक है? तो क्या है? तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि अच्छी शिक्षा सुविधा, मनोरंजन के स्रोत, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपगम नहीं है? कौन सा उपगम नहीं है? तो वह होगा व्यय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आय उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आय उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह होगा आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था? मानव विकास प्रतिवेदन में 2016 में भारत का स्थान क्या था? तो क्या स्थान था? उस समय था 131वां स्थान। ममफोर्ड के अनुसार नगरों के विकास की चरम अवस्था कौन सी है? ममफोर्ड के अनुसार नगरों के विकास की चरम अवस्था कौन सी है? तो कौन सी अवस्था है? तो वह है नेक्रोपोलिस। कौन सी अवस्था है? नेक्रोपोलिस। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे बड़ा है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। कौन सा? मैक्सिको सिटी। नगर क्षेत्र उदाहरण है। नगर क्षेत्र किसका उदाहरण है? आप बताइए। नगर क्षेत्र उदाहरण है। नगर क्षेत्र उदाहरण है किसका है? प्रकार्यात्मक क्षेत्र का। किसका? प्रकार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन दे रखे हैं आप लोगों को इन पे विचार करना है आपको। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जवाब क्या होगा? राष्ट्र की राजधानी या जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। नगरीयकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण है। तो एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना है सही नहीं है। नगरीय बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो शहर नगरों से छोटे होते हैं। तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन? शहर नगरों से छोटे होते हैं और उनके आर्थिक कार्य भी कम होते हैं। तो क्या है? ये गलत है। ये वाला गलत है, केवल 2 नंबर का गलत है। इसके अलावा और सब सही है, जैसे कि निर्माण, खुदरा थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती है। अलग अलग नगरों या शहरों के आसपास में मिल जाने से परिवर्तन विशाल नगरीय विकास क्षेत्र सननगर कहलाते हैं। तो ये दोनों सही है, पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और सही कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों ही कथन सही नहीं है। ये जो चारों ही कथन है ना, ये चारों के चारों कथन ही सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की कौन सी विशेषता है? तो मिश्रित खेती की विशेषता है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है? गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है? गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो 125 का सही जवाब होगा मुख्य नदी घाटियाँ
तथा डेल्टा जैसे गंगा में। मुख्य नदी घाटियाँ तथा डेल्टा जैसे गंगा में, ये आपको याद रखना है। भूमध्य सागरीय कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि तो क्या होगी? अंगूर की, जैतून की, संतरे, अंजीर के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब इससे सुमेलित कौन सा नहीं है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इसके अलावा डेट्रायट, मोटर कार, हवाना, सिगार, सेलफील्ड, ये कटलरी, ठीक है, ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर 128वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सूची फर्स्ट में केंद्र दे रखे हैं, सूची सेकंड में दे रखे हैं उद्योग। तो आपको बताना है इसका। अनशन, लोहा एवं इस्पात उद्योग। ग्लासगो, तो ग्लासगो किस टाइप का है? पोत निर्माण। ओटावा, कागज। सेफील्ड है कटलरी उद्योग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र यूएसए राज्य। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब पहले ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ये है जो आगे दे रखे हैं वह है पोत निर्माण केंद्र यूएसए, और यहाँ पर राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इसके अलावा ह्यूस्टन, टेक्सास, इसके अलावा स्पैरोज पॉइंट क्या होता है? मेरीलैंड। न्यू आइलैंड्स क्या हो जाएगा? न्यू आइलैंड्स क्या हो जाएगा? लुइजियाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? संचार एक तृतीय क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ये तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? संचार। चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा? बताइए। चतुर्थ क्रियाकलाप सूचना का संग्रहण। क्या होगा? सूचना का संग्रहण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंदर उच्चतर स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल है? तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप। क्या होगा? पंचम क्रियाकलाप इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पेट्रानास टावर्स मलेशिया में है, अप्पालेचियन पथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, रोगन बांध तजाकिस्तान में, तो ये और सब सही है पहले वाले को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है? 134वें का सही जवाब होगा टॉनकिन की खाड़ी। टॉनकिन की खाड़ी कहाँ है? वियतनाम में। टॉनकिन की खाड़ी वियतनाम में है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? बाल अल मंदेब। कौन सी जोड़ती है? बाल अल मंदेब जो है इसे जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? वह है स्वेज नहर किनको जोड़ती है आपको बताना है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नीचे दिए गए आधारों में कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन से इसमें से ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता ये भी है, जनसंख्या का कारक, आर्थिक विकास की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन, तो ये सब हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय इनमें से कोई भी जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लोगों के लिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो वर्तमान समय विश्व व्यापार का अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र आधिपत्य है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है, असत्य है, यानी कि ये वाला अपना राइट आंसर होगा। इसके अलावा
व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिणाम कहलाता है। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारकों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। ठीक है, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवर्ती प्रास का उपयोग होता है, बताइए। टीवी प्रास के लिए जो जिस आवर्ती प्रास का उपयोग होता है, तो किस आवर्ती प्रास का होता है, तो होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशीय तंतु सिद्धांत है, प्रकाशीय तंतु सिद्धांत है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ज्योग्राफी वाले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी जितने भी है वहाँ तक वीडियो पहुँचाए हमारी। अगला क्वेश्चन है, जैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं। वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मोडेम। क्या कहा जाता है, इसे मोडेम कहा जाता है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। हरेला पर्व किससे संबंधित है, हरेला पर्व दोस्तों पौधारोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को अवशोषित करते हैं। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट कौन सा है, गैसीय अपशिष्ट होंगे लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। अगला है, वैश्विक हरित विकास संस्थान यानी कि GGGI की स्थापना कब हुई। GGGI की स्थापना कब हुई, वैश्विक हरित विकास संस्थान की GGGI की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सुझाव कब दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो सुझाव है वह कब दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1972 में। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1972 का क्वेश्चन है अगला, सन 1972 का विश्व पर्यावरण दिवस का अनौपचारिक सम्मेलन किस देश में हुआ था। सन 1972 का विश्व पर्यावरण दिवस का अनौपचारिक सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इसलिए 5 जून को जो है इन्वायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 5 जून को। भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो कौन सा राज्य अग्रणी है कोयला उत्पादन के मामले में। केवल राजस्थान में, आपका जो राजस्थान या लिग्नाइट कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा। भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, राजस्थान तो है नहीं, तो कौन सा राज्य अग्रणी है ये आपको बताना है, झारखंड। भारत में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है लद्दाख में। भारत में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर, लद्दाख में। तो दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे अब तक के, मुझे कमेंट करके बताओ, फिर चलते हैं आगे। फटाफट कमेंट करके बताते रहो आप लोग। अभी 150 क्वेश्चन और बच रहे हैं आप लोगों के। तो ज्योग्राफी मॉडल पेपर में कंप्लीट करवाऊंगा अभी, आप लोग चिंता मत करो बिल्कुल भी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। सूर्य शक्ति के उत्पादन की दशा में पाए जाते हैं, बताइए। सूर्य शक्ति के उत्पादन की दशा में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राजस्थान में। सूर्य शक्ति के उत्पादन की दशा में पाए जाते हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज के भंडार के दृष्टिकोण से प्रमुख राज्यों का क्रम क्या होगा। तो प्रमुख राज्यों का जो क्रम है वह ओडिशा, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस क्रम में होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रमुख मैग्नीज उत्पादककर्ता देशों का क्रम क्या होगा। तो विश्व में क्या होगा, तो विश्व में होगा दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, मैग्नीज उत्पादक में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा तथा उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र किस खनिज खनन क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा और ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए हैं ये, मैग्नीज के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप सभी लोग। कथन सत्य हैं, आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, भारत में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सन 1975 में
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी की स्थापना की गई। सही है। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, ये भी सही है। एक व दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब युगलित सम्मिलित नहीं है। ताप विद्युत केंद्र और राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 156 का सही जवाब क्या होगा, तो ये जो वाला जो है ये सही नहीं है। इसके अलावा कोरबा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ में, कहलगांव जो है बिहार में, तालचेर ताप विद्युत केंद्र ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र, गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र और राज्य यहाँ पर दे रखे हैं, जो सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो तिलेपिया है, तिलैया है जो झारखंड में, गैस ताप आधारित विद्युत केंद्र तिलेलिया झारखंड में, अकल तारा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, मुद्रा गुजरात में। तो पैसा कहाँ पर है, ऐसे समझ लो, गुजरात में पैसा, तो आपका गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए एक संतुलित उर्वरक है, पौधे के लिए एक संकुलित उर्वरक है, तो क्या है संकुलित उर्वरक, बताइए। इसका जवाब हो जाएगा 158 का खाद। पौधे के लिए संतुलित उर्वरक कौन है, खाद है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया एक क्या है, यूरिया एक क्या है, बताइए। यूरिया एक क्या है, तो यूरिया एक क्या है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निर्वाह कृषि से संबंधित है। आपको बताना है निर्वाह कृषि से संबंधित कौन सी विशेषता है। निर्वाह कृषि संबंधित, भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों द्वारा खेती की जाती है। सही है। यह कृषि प्राय मानसून पर निर्भर करती है। यह श्रम प्रधान कृषि है। फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करता है। तो चारों सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत उत्पादक है। तो दूसरे नंबर में गन्ने का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दूसरे नंबर में गन्ने का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। कौन है, भारत। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक इंडिया के मतलब कहाँ पर होता है, सॉरी, तो कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, अमेरिका में। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक रहा। तो प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे सर्वाधिक जो है कपास का उत्पादन कहाँ पर हुआ, तो आपका इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से एक जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। इसके अलावा डॉनबास बेसिन ये कोयला क्षेत्र है, मैसूल खनिज तेल क्षेत्र, ट्रांसवाल ये सोना क्षेत्र, जबकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया, इसका जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। उन क्षेत्रों में से कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है जहां 50% से अधिक जनसंख्या या जनजाति के लोग रहते हैं। उन क्षेत्रों में कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, जनजातीय विकास कार्यक्रम। क्या होगा इसका आंसर, जनजातीय विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय पर। क्या होगा, राष्ट्रीय आय पर। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, बताइए। गहन कृषि कार्यक्रम
गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? इसका जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन होगा सतत विकास। सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया? बताइए, सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया? तो किस योजना में रखा गया? इसका जवाब होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में प्रति निर्धनतम परिवार को कितने किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना में प्रति निर्धन परिवार को कितने किलो गेहूँ उपलब्ध करवाया जाता है? तो कितने किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है? तो 35 किलो गेहूँ उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पन्नादाय जीवन अमृत योजना में पात्र लाभार्थी है। पन्नादाय जीवन अमृत योजना में लाभार्थी है, बताइए पात्र लाभार्थी होगा तो क्या जानकारी इसकी? तो ऑप्शन नंबर है बीपीएल परिवार का मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष है। पन्नादाय जीवन अमृत योजना में पात्र लाभार्थी है बीपीएल परिवार का मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है पन्नादाय जीवन अमृत योजना में बीमा धन है। कितना है बीमा धन? बताइए, पन्नादाय जीवन अमृत योजना में बीमा धन है। कितना बीमा धन है? इसका जवाब होगा आपका, क्या जवाब हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका हो जाएगा सभी का राइट आंसर 30,000 से 75,000 तक। 30,000 से 75,000 तक। सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ये कब संपन्न हुआ? तो ये सभी को पता है 1972 में हुआ था। यहाँ पे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तो ये कब किया गया? 1987 में। कब किया गया? 1987 में पहली बार प्रयोग किया गया। याद रखिए 1987 में। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के संबंध में। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के संबंध में तो क्या सही है? तो सही होगा संसाधनों के संरक्षण से। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के संबंध में संसाधनों के संरक्षण से तो ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूध का गड्ढापन कितना होता है? दूध का गाढ़ापन कितना होता है? तो दूध का जो गाढ़ापन होता है वह 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज होता है। 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में उद्योग समूहवार गैर लघु उद्योग क्षेत्र में बकाया ऋण के रूप में रुग्णता किस उद्योग में सर्वाधिक है? तो किस उद्योग में सर्वाधिक है? इसका जवाब हो जाएगा वस्तु उद्योग में। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना। क्या होगा? जोखिम उठाना। किस प्रकार की रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? किस प्रकार के रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? इसका जवाब होगा मूंगा। क्या होगा? मूंगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित हैं। निम्न में से सुमेलित है तो उपरोक्त सभी। केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण मैसूर एवं ब्रह्मापुर होगा। केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण कहाँ पर है? मैसूर एवं ब्रह्मापुर। केंद्रीय एरी अनुसंधान मेहंदी फातर मेघालय। मेहंदी फातर मेघालय। केंद्रीय पशु अनुसंधान परीक्षण रांची झारखंड में है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में 90% से अधिक रेशम का उत्पादन किन राज्यों में होता है? भारत में 90% से अधिक रेशम का उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो किन राज्यों में होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है। कोयला उत्पादक करने वाला देश कौन सा है विश्व में? प्रथम नंबर पे चीन है। अगला क्वेश्चन है रुकवा झील क्षेत्र। रुकवा झील क्षेत्र यानी कि तंजानिया में निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है किस खनिज के लिए फेमस है? बताइएगा किसके लिए है?
तो कोयला उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो वह है भारत। लौह अयस्क के मामले में भारत का प्रथम नंबर है। गागरिन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। गागरिन सिंचाई परियोजना से संबंधित कौन सा है? तो गागरोन कहाँ पर है? गागरोन है झालावाड़ में। तो गागरिन कहाँ होगा? झालावाड़ में। जाखम बांध है। जाखम बांध कहाँ पर है? जाखम बांध, जाखम बांध सभी को पता है, प्रतापगढ़ में। राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल जिलों की संख्या। राष्ट्रीय झील संरक्षण में सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है? 6। राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल जिलों की संख्या है 6। अगला क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की जो दिशाएं हैं वह क्रमशः कैसे हैं आपको बताना है। तो ये है दक्षिण पश्चिम में है गांधीनगर तो, और दक्षिण पूर्व में है पटना। अगला क्वेश्चन है स्थानों और दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? स्थान, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? तो क्या क्षमता है? तो वह है मानचित्र कौशल। अगला क्वेश्चन है गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन में सफ़र करता है। रेल यात्रा के दौरान उसके निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो वह किस नदी को पार करने की संभावना नहीं रखता? गंगा को। नर्मदा को करेगा, गोदावरी, कृष्णा को करेगा। जनसंख्या वितरण दर्शाता है। जनसंख्या वितरण क्या दर्शाता है? जनसंख्या वितरण जो है बिंदुकित मानचित्रों द्वारा जनसंख्या वितरण दर्शाया जाता है बिंदुकित मानचित्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? तो क्या तरीका होगा? तो वह तरीका होगा रेखा ग्राफ। क्या होगा? रेखा ग्राफ। बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करती है। बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 चरों से अधिक। बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करती है 2 चरों से अधिक। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास। भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास 1960 से 70 के दशक में सर्वप्रथम किसमें हुआ? तो इसका जवाब होगा आपका क्या होगा? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर आधारित वह प्रणाली जो पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाले लक्षणों से संबंधित सूचनाओं का आलेखन, संग्रहण और विश्लेषण करती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है मित्रों वह? तो वह कहलाती है स्थानिक सूचना प्रणाली। क्या कहलाती है? स्थानिक सूचना प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन होगा स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी में निम्न को शामिल नहीं किया जाता। बताइएगा स्थानीय सूचना प्रणाली में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। बताइए किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका जवाब होगा सैमसन फ्लैक्टरिंग। ठीक है, सैमसन फ्लैक्टरिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? तो वह क्यों कहते हैं? आंतरिक ग्रह पृथ्वी की चट्टानों से निर्मित है, इसलिए पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? इसका जवाब होगा लगभग 26 से 27%। लगभग 26 से 27%। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना सतह का जो हिस्सा है वह जल से ढका हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा 2/3, 2/3 भाग। केवल 1/3 भाग में ही पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं?
भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है? उपरोक्त सभी, यानी कि भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती है? मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती है? कौन कौन सी उपशाखाएं आती है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल। अगला क्वेश्चन है, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है राष्ट्र विकास हेतु। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस से। किसको? हिकेटियस को दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है। जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख क्या कारण है? जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का मेन रीजन क्या है? तो क्या कारण है इस पे बने रहने का? इसका कारण है दूरी। क्या है? डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु कितनी है? बताइएगा। 4.6 अरब वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ? पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ? तो कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये हुआ था 380 करोड़ वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? डंबल सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो डंबल सिद्धांत का प्रयोग जो किया गया है वह सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा। सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? बताइएगा। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो वह है ईवान। कौन सी है? ईवान जो है सबसे लंबी अवधि है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इसके अलावा कौन सी है? सियाल है, निपे है, सीमा है। तो ये सब है, निपे, सियाल और सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की जो है बाहर की पपड़ी। स्थल मंडल से तात्पर्य है तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो बताइए आप सभी लोग, स्थल मंडल की जो मोटाई है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो कितनी मापी गई है? इसका जवाब होगा 100 किमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? बताइए। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्लेट का क्या मतलब है? तो प्लेट का क्या अर्थ है ये बताना है। तो प्लेट का अर्थ क्या होगा? तो प्लेट का अर्थ है ए और बी, यानी कि 1 और 2। महाद्वीपीय स्थल खंडों से मिलकर बना विशाल भूखंड। महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस विशाल भूखंड। अगला क्वेश्चन है, रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वह है 1 और 2। 2 विवर्तनिक प्लेटें जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में
सरक जाती है। नई प्रॉपर्टी का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण क्या कहलाता है? नदियों की जो तली होती है उनमें खनिजों का जो अवसाद के रूप में निक्षेपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्लेसर निक्षेप। क्या कहेंगे? प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीलाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? टीलाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो टीलाइट के संदर्भ में उपरोक्त सभी सही है। अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित है। गोंडवाना श्रेणी के आधार पर तल में पाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, मेडागास्कर में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेमुरिया। लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म एक जगह मिलते हैं। लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म एक जगह मिलते हैं। तो कौन सी जगह मिलते हैं? उपरोक्त सभी। तो भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, इन सभी में मिलते हैं लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो कौन सा खनिज सबसे कठोर है? इसको तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ये है हीरा, डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अधात्विक, धात्विक नहीं है, अधात्विक खनिज कौन सा है? तो इसका भी सभी को पता है। तो वह है सल्फर। तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, ये सब जो है धात्विक है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? कायांतरित जो सेलें हैं उनका प्रमुख लक्षण कौन सा है? पत्रण। कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है पत्रण। मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? अपक्षय द्वारा। किसके द्वारा? अपक्षय द्वारा। मृदा में संयोजन के लिए कौन सी क्रिया शक्ति नहीं है? बताइए, मृदा में संयोजन के लिए कौन सी क्रिया शक्ति नहीं है? कौन सी क्रिया शक्ति नहीं है? तो वह है अपरदन जो है नहीं है। मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक है। बताइए, मृदा के निर्माण के रूप से महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? तो क्या कारक होगा? तो वो होगा जनक पदार्थ। क्या होगा? जनक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? नदियों द्वारा जलोढ़ का निर्माण हुआ है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। हिमनद द्वारा मिट्टी निर्मित मिट्टी है। हिमनदों द्वारा जो है निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो हिमनदों द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वह है हिमौंड। हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है हिमौंड। कौन सी? नदियों द्वारा जो निर्मित होती है वो जलोढ़ होती है, और जो हिमनद द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है वह हिमौंड होती है। दोनों में याद रखना। इनमें से कौन सी हिमनद के कार्य से संबंधित है? इनमें से कौन हिमनदी की कार्य द्वारा है? बताइए। सर्क। इनमें से कौन हिमनदी के कार्य से संबंधित है? तो वह है सर्क। कौन? सर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में? तो नाइट्रोजन है 78%। कौन सी है? नाइट्रोजन होगी 78%। अगला क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सी है जो है जिसमें जीवन जी सकते हैं? वायुमंडलीय परत जो मानव के लिए महत्वपूर्ण है, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सी है? सौरमंडल। अगला क्वेश्चन है, समुद्री नमक। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कलिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ये सब किससे संबंधित है? तो ये है धूल कण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो को क्या करता है? परिभाषित करता है। कौन करता है? पृथ्वी द्वारा सोखा गया और विकिरण। पृथ्वी द्वारा सोखा गया सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य ह्रास दर को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः ह्रास दर को क्या करता है? परिभाषित करता है। तो कौन करता है? उत्तुंगता यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। उत्तुंगता के साथ जो है तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की क्या गति है? तो जो है आपको बताना है कि लाइट की वेव, लाइट की जो है गति बताना है आपको। लाइट की स्पीड बताइए फटाफट से, प्रकाश की क्या गति है? तो प्रकाश की क्या गति है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायु दाब के चारों ओर, उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायु दाब के चारों ओर पवनों की जो दिशा क्या होगी? क्या होगी पवनों की दिशा? तो वह होगी घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा होगा? वह होगा साइबेरिया का मैदानी भाग, साइबेरिया का मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम युगल वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम युगल वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है? इसका जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन, वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें जो है हल्के में बिल्कुल मत लेना, आराम से आप तैयारी कीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं कल भी एक मॉडल पेपर करवा चुका हूँ जिसमें फर्स्ट पेपर भी था और सेकंड पेपर भी था, पर आज के मैं केवल सेकंड पेपर ही लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि केवल सर हमें सेकंड पेपर करवा दीजिए, फर्स्ट पेपर तो आपने जीके के MCQ करवा ही दिए। तो दोस्तों मैंने जीके के MCQ करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज एक और वीडियो डाल दूंगा तो उसे कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है ग्राम में। क्या हो जाएगा? ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, औषांक वह तापमान है जब, औषांक वह तापमान है जब, औषांक वह तापमान है जब जलवाष्प जल में परिवर्तित होने लगता है। औषांक वह तापमान है जब जलवाष्प जो है जल में परिवर्तन होने लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की H जलवायु पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की H जलवायु पाई जाती है? तो H जलवायु पाई जाती है उच्च पर्वतीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि कल भी जो है आपके लिए ऐसी वीडियो लाई जाए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हाउस प्रभाव तथा भूमंडलीय उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जायरे बेसिन में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? जायरे बेसिन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु मिलती है? जायरे बेसिन में तो वो मिलती है भूमध्य रेखीय। कौन सी? भूमध्य रेखीय। सबसे कम लवणता वाला सागर है, सबसे कम लवणता वाला सागर कौन सा है? श्वेत सागर। कौन सा है? श्वेत सागर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाले सागर स्थित है, सर्वाधिक लवणता वाले सागर कहाँ पर स्थित है? तो वह है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री अक्षांशों से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। निम्नांकित में से किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक है? निम्नांकित में से किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक है? किसमें सर्वाधिक लवणता है? तो वह है लाल सागर में सर्वाधिक लवणता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सागरीय जल में उच्च लवणता के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सागरीय जल में उच्च लवणता के लिए उत्तरदायी है? इसका जवाब होगा उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान तथा कम वर्षा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर औसत से कम लवणता रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर औसत से कम लवणता रखता है? तो औसत से कम लवणता रखता है कौन रखता है? तो वह रखता है बाल्टिक सागर। महासागरों की लवणता प्रभावित नहीं होती, महासागरों की लवणता प्रभावित नहीं होती। किससे नहीं होती? ज्वार भाटा से जो है महासागर की लवणता प्रभावित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए पाए जाने वाले वनस्पति प्रकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए पाए जाने वाले वनस्पति प्रकार का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ियाँ,
टुंड्रा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है लघुत्तम वर्धन काल का जीवाम यानी कि बायोम है। लघुत्तम वर्धन काल, लघुत्तम वर्धन काल यानी कि जीवाम यानी कि बायोम है। बताइए क्या होगा? जवाब होगा टुंड्रा। क्या होगा? टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पे आप विचार कीजिए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, यानी कि टेगा जीवाम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। टेंगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न हैं। तो 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था? तो अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आप लोगों को बताना है। तो ये हुआ था ब्राज़ील में। कौन से जिले में? ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी देश में शामिल नहीं है? मेगा डाइवर्सिटी देश में शामिल नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी देश में शामिल नहीं है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा नाइजर। क्या होगा? नाइजर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो ये है दोस्तों मिजोरम में। कौन से में? मिजोरम में। भारत की कुल स्थल सीमा है, भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा क्या है? तो भारत की तटरेखा है 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है जल योजन कौन सी क्रिया है? जल योजन कौन सी क्रिया है? जल योजन कौन सी क्रिया है? तो वह है रासायनिक अपक्षय। जल योजन कौन सी क्रिया है? रासायनिक अपक्षय। अगला क्वेश्चन है किस भूवैज्ञानिक कल्प में, किस भूवैज्ञानिक कल्प में भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सहत ब्लॉक गोंडवाना नाम से कहे गए हैं? इसका जवाब होगा टरसरी। क्या होगा? टरसरी। एक नग्न चट्टान की सतह सकेंद्रीय परतों से उतरने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? एक नग्न चट्टान की सतह सकेंद्रीय परतों से उतरने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? तो उसे कहते हैं अपतंत्रण। क्या कहते हैं? अपतंत्रण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो वह है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो इसका सही जवाब बताइए फटाफट। देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है वो कहलाता है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? तो तिब्बत में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो वह गंगा नहीं निकलती है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र निकलती है, गंगा नहीं निकलती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? आपको बताना है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वह है द्रास। कौन सा है? द्रास स्थान है। कौन सा स्थान होगा? द्रास स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक जो है वर्षा प्राप्त करता है? वह है मौसिन राम। कौन सा है भारतीय स्थान जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? मौसिन राम। निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? निम्न में से किस राज्य में सर्दी के माह में क्या आती है? बाढ़ आती है। आपने तो बरसात के टाइम में देखी होगी, यहाँ पर सर्दी में बाढ़ आती है, वो है तमिलनाडु। किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु में।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबको पता है इसे कि मौसिनराम करता है। निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो तमिलनाडु में आती है। चंदन का वन किस तरह के वन के उदाहरण है? बताइएगा। चंदन का वन किस तरह के वन का उदाहरण है? बताइए, चंदन का वन किस तरह के वन का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा पर्णपाती वन। चंदन का वन किस प्रकार का वन है? पर्णपाती वन है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसका जवाब होगा बाघ को शिकार से बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नंदा देवी जीवमंडल निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? नंदा देवी जीवमंडल निम्नलिखित में से किस में है? बताइएगा। तो उत्तराखंड में। नंदा देवी जीवमंडल निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस यानी कि जीवाश्म पैदा होता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस जीवाश्म पैदा होता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पौधों के गिरे हुए पत्तों से। पौधों के गिरे हुए पत्तों से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो 273 का सही जवाब होगा रासायनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई है? बताइए, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो आपका 274 का सही जवाब हो जाएगा अल्मोड़ा। क्या होगा? अल्मोड़ा राइट आंसर होगा। इसमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? बताइए, इसमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वह? तो वह कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र जिन्हें कहा जाता है? शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र के घटक है। तो मानचित्र के क्या घटक है? तो मानचित्र के घटक है उपरोक्त सभी, यानी कि दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला क्वेश्चन है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? इसका जवाब होगा 1 घंटा और 20 मिनट। अगला क्वेश्चन है भारत के किस यामांतर यानी कि देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है? भारत का मानक समय कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो 281 का सही जवाब होगा 82 डिग्री, 82 सहित 1/2 पूर्व। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे हैं? तो कितना आगे पीछे हैं? तो बताइए, या तो आगे या पीछे, बताइए कितना कितना कितना। तो सही हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है बौन प्रक्षेप पर। किस पर? बौन प्रक्षेप पर। अगला क्वेश्चन है लॉग जो ड्रोन यानी कि एक दिशा 9 पथ रेखा का संबंध है। लॉग जो ड्रोन यानी कि एक दिशा 9 पथ रेखा का संबंध किससे है? इसका संबंध है मार्केटर प्रक्षेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नौमोनिक क्षेत्र यानी कि
नौमोनिक क्षेत्र मापन इसे जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि मर्केटियर, नौकायन, मौलवीड, विश्व वितरण, अंतर्राष्ट्रीय स्थलाकृति मानचित्र, यह सब सही है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक दिखता है और जैसे कि जीवित हो ऐसा दिखता है? तो क्या होगा इसका जवाब? हैच्यूर विधि से। किस विधि से? हैच्यूर विधि से। भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में समोच्च विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? कब हुआ था इसका? 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी नुमा डाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? सीढ़ी नुमा डाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो आपका 288 नंबर के क्वेश्चन का जवाब होगा 2-2। कितनी? 2-2। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या है? ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है वह क्या है? कैमरा लेंस के केंद्र से धरातल पर लंबवत रेखा। कैमरा लेंस के केंद्र से धरातल पर लंबवत रेखा। अगला क्वेश्चन है, कैमरा अक्ष क्या है? कैमरा अक्ष क्या है? कैमरा अक्ष क्या है मित्रों? कैमरा अक्ष क्या है? फोटो तल व कैमरा लेंस के केंद्र से गुजरती हुई सीधी बढ़ाई गई रेखा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वायवीय फोटोग्राफ में सर्वाधिक क्षेत्र को फोटो लिया जा सकता है? किस प्रकार के वायवीय फोटोग्राफ में सर्वाधिक क्षेत्र का फोटो लिया जा सकता है? इसका जवाब होगा अतितिर्यक। क्या होगा? अतितिर्यक। धरातलीय लक्ष्यों का सुदूर संवेदन विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाता है, जैसे क्या होगा? आपका मानवीय नेत्र, फिर आपका फोटोग्राफिक, फिर होगा सुदूर संवेदक। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, सही क्रम बताना था आपको, विकास का सही क्रम। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किस अधिकांश भाग में वर्षा होती है? भारतवर्ष के किस अधिकांश भाग में जो है वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतु कौन से हैं? वर्षा वनों में पाए जाने वाले कौन से हैं बताइएगा? तो वह है उपरोक्त सभी, बंदर, गुरीला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली। यह सब क्या है? वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतु है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जो जलवायु है वह कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। गर्म और शुष्क है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते? निम्नलिखित में से किस देश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते। स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। किस स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने वर्षों के मौसम के आंकड़ों का पर्यटन आवश्यक है? जलवायु का निर्धारण करने के लिए कितने जो है वर्षों का जो है आंकड़ा आपका लेना आवश्यक है? तो ये तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, कम से कम 25 वर्ष का आंकड़ा होना चाहिए, उसे मौसम कहते हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को भूगोल उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है? तो किस भूगोलवेत्ता की है? तो ये है पॉल विडाल डी ला ब्लास्की। पॉल विडाल डी ला ब्लास्की। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल है? आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? दोस्तों आप नहीं हैं इन बातों पे ज़्यादा गौर करना, नहीं तो बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई और एक नंबर से रह गए तो ज़िंदगी भर रोना है, पछताना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आप हैं या नहीं इस बात पे ज़्यादा गौर करना आपकी परीक्षा पे, ये इम्पोर्टेंट मामला है। पर्यावरण भूगोल तो नहीं है, शामिल नहीं है, वो है पर्यावरण भूगोल। शामिल कौन सा है? संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है। चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है? चौराहों पर लाल बत्ती होती है, आपने जयपुर में देखा होगा, लाल बत्ती लगती है, इसका क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? रुकना। लाल बत्ती का मतलब होता है रुक जाओ, अभी कहीं जाना वाना नहीं है। ठीक है, यह है लाल बत्ती का मतलब। ठीक है, लाल बत्ती आते आप लोगों ने देखा होगा जयपुर में गाड़ियां रुक जाती है। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों भूगोल सेकंड पेपर के मैंने 200 कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं
और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये आप लोगों की गारंटी है। मेरी गारंटी आपको पढ़ाना, आपका सिलेक्शन दिलवाना। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग जो है कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमें ये वीडियो इस प्रकार लगी। धन्यवाद।